फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं माइक हवाई अड्डे पर एक लड़की को अलविदा कहता है और अपने अगले मिशन के लिए एक हेलीकॉप्टर में यात्रा शुरू करता है। अगले दृश्य में माइक और उसके साथी टॉमी को एक रेगिस्तान की ओर एक चट्टान पर खड़े किया जाता है, जो अपने लक्ष्य के आने की प्रतीक्षा कर रहा है। टॉमी स्वभाव से एक बकबक करने वाला आदमी है, जबकि माइक का स्वभाव अधिक गंभीर है। उन्होंने देखा कि एक तरफ कई लोग पैदल चल रहे हैं और दूसरी तरफ कई हथियारबंद वाहन आ रहे हैं। माइक का निशाना 65 साल का आतंकी सैयद आसिफ है। टॉमी रेडियो पर माइक को हिट कराने को बोलता है। उन्हें पता चलता है कि समूह एक शादी के लिए इकट्ठा हुआ है और लक्ष्य दूल्हे के पिता हैं। मामला तब और उलझ जाता है जब दूल्हा दुल्हन निशाने पर आ जाते हैं। माइक को दूल्हे को लक्ष्य बनाने का आदेश दिया जाता है, लेकिन वो किसी निर्दोष व्यक्ति की जान नहीं ले सकता है और माइक अपने कमांड सेंटर से झूठ बोलता है कि उसने लक्ष्य खो दिया। फिर दोनों को समारोह की रक्षा करने वाले आदमी द्वारा देखा जाता है। उनका लक्ष्य तुरंत भाग जाता है, जबकि माइक और टॉमी पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि हथियारबंद लोग उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, जो बीच बीच में शादीशुदा जोड़े की रखवाली करते हैं। दौड़ते समय वे अपने जीपीएस को नुकसान पहुंचाते हैं और एक चट्टान के पीछे छिप जाते हैं। हथियारबंद लोग चट्टान की ओर चलना तेजी से शुरू करते हैं, जब माइक जल्दी से उन्हें दूसरी दिशा भेजने के लिए उन्हें भ्रमित करता है। हथियारबंद लोगों से बचने के बाद दोनों एक निकासी से पूछताछ करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि उन्हें 5 घंटे दूर एक गांव में जाने के लिए उनके सामने रेगिस्तान को पार करने की जरूरत है, जहां उन्हें ले जाया सकता है। वे बालू के तूफान और चिलचिलाती गर्मी का सामना करते हुए पैदल ही निकल पड़े। टॉमी अपने बेटे के घर वापस आने की कहानियों के साथ माइक का मनोरंजन करता है। माइक को चुप देखकर और किसी बात से परेशान देखकर टॉमी माइक को अपनी दिल की बात बोलने के लिए मजबूर करता है। माइक ने खुलासा किया कि उसे अपनी प्रेमिका जेनी से शादी का प्रस्ताव देने में मुश्किल हो रही है। टॉमी इतना डरने के लिए उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन उसे सलाह भी देता है कि शुरू में शादियां मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन समय के साथ आप इस पर काबू पा लेते हैं। रेगिस्तान से गुजरते समय हवा उनके पैरों के ठीक नीचे एक चेतावनी का संकेत लेकर आती है। माइक ने संकेत को गंभीरता से लेते हुए याद किया कि पिछले 40 वर्षों में 33 मिलियन बारूदी सुरंगें रेगिस्तान में दब गई हैं। टॉमी ने उसे आश्वासन दिया कि दुश्मनों को दूर रखने के लिए यह सिर्फ एक बर्बर चाल है। माइक अभी भी सावधानी से आगे बढ़ रहा है, उसका दिमाग चेतावनी के संकेत के साथ व्यस्त है। टॉमी माइक के सामने कुछ गज की दूरी पर लापरवाही से पीछे की ओर चलता है। माइक पर एक ओवरथिंकर होने के लिए हल्के हाथों से खुदाई करता है। अचानक एक क्लिक की आवाज सुनाई देती है और एक विस्फोट होता है। टॉमी ने एक बारूदी सुरंग पर कदम रखा था। जैसे ही वहां से बाहर हो जाता है, माइक टॉमी की ओर एक कदम बढ़ाता है और एक और क्लिक सुनता है जहां उसका पैर अभी था। वह सदमे में आ जाता है। विस्फोट से रेत साफ होने लगती है। टॉमी विस्फोट से बच गया है, लेकिन घुटनों के नीचे से उसके पैर कट गए हैं। टॉमी चिल्लाता है और दर्द से कराहता है। माइक खुद को हिलाने में असमर्थ है। टॉमी को शांत करने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन जब कुछ भी काम नहीं करता है तो माइक टॉमी के बेटे की बात करता है, जिससे उसे कुछ प्रेरणा मिलती है और टॉमी फिर अपने रेडियो तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द फिर से उस पर हावी हो जाता है। अपने साथी को दर्द में देखकर माइक टॉमी की मदद करने के लिए बारूदी सुरंग से अपना पैर हटाने की बात करता है। माइक अनुमान लगाता है कि शायद जिस बारूदी सुरंग पर उसने कदम रखा वह पुरानी और खराब है। टॉमी उसे चेतावनी देता है कि वह माइक को मना न करने के लिए अपनी बंदूक निकालता है और उसे अपने सिर पर रखता है। वह माइक से कहता है कि चाहे कुछ भी हो उसे जीवित रहना चाहिए और खुद को गोली मार लेनी चाहिए। माइक बेबस होकर दुख में चिल्लाता है। वह रेगिस्तान में फंसा हुआ है और अपने आप हिलने डुलने में असमर्थ है। वह जल्द ही खड़े होकर थक जाता है और अपने एक घुटने पर बैठ जाता है। माइक को पता चलता है कि उसे किसी तरह टॉमी के बगल में पड़े रेडियो को कई गज दूर लाना होगा। वह रेडियो बैग को अपनी ओर खींचने के लिए अपने जूतों के फीते को कुल्हाड़ी से बांधता है। हालांकि वह देखता है कि रेडियो की बैटरी खत्म हो चुकी है और अतिरिक्त टॉमी के शरीर पर है। माइक निराश हो जाता है, लेकिन दूसरी योजना के बारे में सोचता है। वह सौर ऊर्जा का उपयोग करके रेडियो को चार्ज करने के लिए एक व्यवस्था करता है। माइक तब अपने वरिष्ठों से संपर्क करने में सक्षम होता है। वह तत्काल निकासी का अनुरोध करता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि लगातार रेत के तूफान के कारण बचाव हेलीकॉप्टर अपने स्थान पर नहीं जा सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो करीब 52 घंटे में एक काफिला उसे बचा लेगा। प्रतिक्रिया से माइक निराश हो जाता है।
मेजर तब माइक को एक खाई खोदने और उसमें कूदने की कोशिश करने का सुझाव देता है, जिसके परिणामस्वरूप केवल एक गैर जीवन धमकी देने वाले अंक का नुकसान होगा। माइक ने अपनी घड़ी पर उल्टी गिनती सेट करते हुए इसे कठिन बनाने और बचाव की प्रतीक्षा करने का फैसला किया। फिर एक और भीषण रेतीला तूफान पूरी ताकत से टकराता है। वह अपने स्थान से बिना हिले डुले उसका इंतजार करने में सफल हो जाता है। एक बार जब यह खत्म हो जाता है तो पहली बात यह महसूस होती है कि तूफान टॉमी के शरीर और इसलिए अतिरिक्त बैटरी को उसके ठीक बगल में ले आया है। फिर भी रेडियो उसकी पहुंच से बहुत दूर चला गया है। घंटे बीत जाते हैं। माइक पानी से बाहर भागता है और तेजी से हताश हो जाता है और कई बार खुद को गोली मारने के बारे में सोचता है। फिर वह देखता है कि एक बर्बर उसकी ओर आ रहा है, जो एक जिगजैग में चल रहा है। माइक उसे बारूदी सुरंग के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन बर्बर उसके कार्यों की नकल करता है। प्रतीत होता है कि उसका मजाक उड़ा रहा है। माइक बर्बर आदमी को अपनी परीक्षा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जोर देकर कहता है कि माइक को अगला कदम उठाना चाहिए। फिर वो माइक का पानी का फ्लास्क लेता है और रेगिस्तान में गायब हो जाता है। पूरी तरह से निर्जलित और हताश, माइक अपना पेशाब पीने के लिए आगे बढ़ता है, जब वह देखता है कि एक छोटी बर्बर लड़की अपने पानी के फ्लास्क को वापस ला रही है। वो इसे माइक को सौंपती है और उसकी राहत के लिए यह पानी से भरा है। माइक अपनी प्यास बुझाता है। हालांकि लड़की कभी नहीं बोलती। अपने खिलौना सैनिकों का उपयोग करते हुए वह भी माइक से कहती है कि उसे खदान से हटकर आगे बढ़ना चाहिए। माइक उसे बताता है कि वह हिल नहीं सकता है और छोटी लड़की को अपना रेडियो लाने के लिए कहता है, लेकिन लड़की नहीं समझती। मायूस, माइक बहुत जोर से चिल्लाता है, लड़की को डराता है। जल्द ही रात हो जाती है और तापमान गिरना शुरू हो जाता है। माइक खुद को गर्म रखने के लिए आग जलाता है। उसे जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह अपना फोन निकालता है और खुद को व्यस्त रखने के लिए अपनी प्रेमिका की तस्वीरों को देखता है। उसे अपनी प्रेमिका का एक वीडियो मिलता है। वीडियो में जेनी माइक से कहती है कि वो उसका इंतजार कर रही है। माइक को युद्ध जीतना चाहिए और जल्द से जल्द उसके पास वापस आना चाहिए। माइक इमोशनल होने लगता है। उसे डर है कि कहीं वह अपनी प्रेमिका को फिर कभी नहीं देखेगा। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उससे थककर वो सो जाने लगता है, लेकिन वो उसमें से बाहर निकलता है और पाता है कि आग बुझ गई है। वह अपने आप को जंगली जानवरों से घिरा हुआ पाता है। वह उन्हें अपनी बंदूक से डराने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। जानवर टॉमी के शरीर को घसीटते हैं। एक जानवर उसकी ओर बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन अपनी टॉर्च की रोशनी से माइक ने उस जानवर को अपनी बंदूक से गोली मार दी। जानवर एक लैंडमाइन पर उतरता है, जिससे एक विस्फोट होता है और अन्य जानवरों को डराता है। सुबह होती है और वही हज्जाम खाना फिर से चला जाता है। वह माइक से कहता है कि वो बहुत भाग्यशाली है कि वह एक बारूदी सुरंग पर कदम रखने और जंगली जानवरों के साथ रेगिस्तान में एक रात बिताने के बाद भी अब तक बच गया है। वह एक बार फिर माइक को आगे बढ़ने का सुझाव देता है, लेकिन माइक नहीं मानता। माइक उसे बताता है कि वह शायद खानों का स्थान जानता है, क्योंकि वह हमेशा एक पैटर्न में चलता है। बर्बर जवाब देता है कि उसे नहीं पता कि बारूदी सुरंगें कहाँ हैं और वह केवल जिगजैग में चलता है क्योंकि यह सीधे चलने की तुलना में अधिक सुरक्षित है। माइक फिर से उसे अपना रेडियो लाने के लिए कहता है। बर्बर आदमी आखिरकार सहमत हो जाता है और रेडियो को माइक के पास वापस लाता है और फिर अपने रास्ते पर चला जाता है। माइक अपनी घड़ी की जांच करता है और मदद के आने में अभी भी 24 घंटे बाकी हैं। वह धीरे धीरे याददाश्त खोने लगता है। माइक टॉमी को उसकी मौत से जगते हुए देखता है। काल्पनिक टॉमी माइक को प्रेरित करता है और उससे कहता है कि वह इससे जीवित बाहर निकल जाएगा। सूरज फिर से डूबता है और माइक अपने जीवन में की गई सभी गलतियों के बारे में सोचने लगता है। उसे अपनी प्रेमिका जेनी को अकेला छोड़कर मिशन पर आने का पछतावा होने लगता है। वह फिर से खुद को जानवरों से घिरा हुआ पाता है। इस बार वो विस्फोट भी उन्हें नहीं रोक पा रहे हैं। माइक लक्ष्यहीन रूप से अंधेरे में उन पर गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन जानवर फिर भी उस पर हमला करते हैं। जंगली जानवरों से लड़ते हुए वो अपने विचारों में खो जाता है। जैसे ही सूरज उगता है, माइक फिर से वास्तविकता में उतरता है। जितने जंगली जानवर उस पर आक्रमण करते थे, वे सब उसके चारों ओर मरे पड़े थे। संख्या से अधिक होने के बावजूद वह सभी जानवरों को मारने में कामयाब रहा। पिछले 45 घंटों से माइक उस रेगिस्तान में अकेला है। खदान के ऊपर उसका पैर है, बिना हिले डुले। उसके बाद उसे अपने वरिष्ठ से एक संचार प्राप्त होता है, जो उसे सूचित करता है कि बचाव दल देर से चल रहा है। सीनियर उससे पूछता है कि क्या वो 17 घंटे तक रुक सकता है। अपने ब्रेकिंग पॉइंट से पहले ही माइक जवाब देता है कि वो और आगे नहीं जा सकता। मेजर उसे बताता है कि कोई है जो उससे बात करना चाहता है।
माइक फिर जेनी की आवाज सुनता है। माइक उसे छोड़ने के लिए, सब कुछ गड़बड़ करने और जो कुछ भी वह छूता है उसे नष्ट करने के लिए उससे माफी मांगना शुरू कर देता है। फिर वह मतिभ्रम करना शुरू कर देता है और देखता है कि जेनी रेगिस्तान में उसके सामने एक सोफे पर बैठा है। वह उस तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन ताकत खोने लगता है। वह गिरना शुरू कर देता है। जब बर्बर उसे पकड़ लेता है, प्रतीत होता है कि वह कहीं से भी आ रहा है। वो आदमी माइक के घावों को सहना शुरू कर देता है और उसे उस समय के बारे में बताता है जब उसने भी एक बार एक खदान पर कदम रखा था जिससे उसका पैर निकल गया था। वह माइक से कहता है कि अपना पैर खोने से ऐसा लगा कि उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया है। हालांकि अपना पैर खोने का दर्द तब दूर हो गया जब वो अपनी पत्नी से मिले और उनकी एक बेटी थी। उनका कहना है कि हमारे जीवन में कुछ भी हो, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। माइक उस आदमी से कहता है कि वह वास्तव में भाग्यशाली है क्योंकि उसकी बेटी जो उसे पानी लाई थी वह वास्तव में सुंदर है और उसके पिता की मुस्कान है। वो आदमी माइक से कहता है कि उसकी अब कोई बेटी नहीं है। खानों को खोदने और उन्हें टिन के डिब्बे से बदलने के लिए उनके पिता पुत्री भ्रमण के दौरान एक खदान विस्फोट में उनकी मृत्यु हो गई। बर्बर उसे बताता है कि वह खुश है कि उसकी बेटी माइक से मिलने आए, लेकिन उसे वास्तव में अब आगे बढ़ने की जरूरत है। फिर वह चला जाता है। माइक अपनी बेटी को फिर से देखता है, लेकिन वह जल्दी से हवा के साथ दूर हो जाती है। माइक फिर से मतिभ्रम करने लगता है। वह अपने पिता को देखता है जो उसकी मां को लाचार होकर देखता था। वो अपनी प्रेमिका के साथ बिताए प्यारे पलों को भी देखता है। उस समय वह रेडियो पर सुनता है कि बचाव दल गुजर रहा है और उन्हें उसकी सही स्थिति का पता लगाने के लिए उसकी आवश्यकता है। वह अपनी आग के लपटें उठाता है, लेकिन इससे पहले कि वह इसका इस्तेमाल करता, पहले से ही आतंकवादी पहाड़ी के ऊपर से उस पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। शूटिंग पास में एक खदान विस्फोट को ट्रिगर करती है जो माइक के हाथ से उड़ती हुई चमक को भेजती है और पहुंचती है। वह वापस फायर करने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत कमजोर है, लेकिन वह अपनी प्रेमिका को याद करता है और इसे प्रेरणा के रूप में उपयोग करता है। माइक फिर जमीन पर गोली चलाने के लिए अपनी बंदूक का उपयोग करता है और अपने चारों ओर खदान विस्फोट करता है जिससे रेत का धुआं पैदा होता है, जिससे वह दुश्मन से बच जाता है। फिर वह जल्दी से अपनी स्नाइपर राइफल पकड़ लेता है और आतंकवादियों का सफाया कर देता है। बचाव दल के गुजरने के बाद भी आग की लपटें पहुंच से बाहर है। माइक बर्बर आदमी के शब्दों को याद करता है कि आपको आगे बढ़ते रहना है। वह विश्वास की छलांग लगाता है और एक कदम आगे बढ़ता है। कुछ नहीं होता है, कोई विस्फोट नहीं है। उसे पाता है कि जिस खदान पर उसने कदम रखा था वह वास्तव में एक टिन का डिब्बा था जिसे शायद बर्बर की बेटी ने वहां रखा था जब वह जीवित थी। ग्रामीण की बातें सामने आती हैं। इस पूरे समय ग्रामीण ने उससे कहा कि वह अपने जीवन के साथ आगे बढ़ सकता है और अपनी प्रेमिका के पास वापस जा सकता है। उसने उसे याद दिलाया कि वह यह कर सकता है और उसे रोकने वाली एकमात्र चीज डर था। गतिरोध में गैर घातक बंदूक की गोली के घावों के बावजूद माइक को जीवित रहने के लिए राहत मिली है। वह फूट फूट कर रोने लगता है। शायद उसे यह जानकर राहत मिली कि वह बच जाएगा, या हो सकता है कि वह स्थिति की शुद्धता को महसूस न करने के लिए गुस्से में था। जो भी हो, एक बात पक्की थी, यह घटना उसके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी और उसने एक मूल्यवान सबक सीखा था। बचाव दल उसे ढूंढता है और वो घर लौट आता है। हवाई अड्डे पर घर वापस जेनी उसकी आंखों में खुशी के आंसू लिए उसका इंतजार कर रही है। उसे गले लगाने से पहले वह एक घुटने तक गिर जाता है जैसे उसने अपने जीवन के विभिन्न चरणों में किया है। फिर वो उसे फिर से अकेला नहीं छोड़ने का वादा करते हुए उसे प्रपोज करता है।